केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 11 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखें तो एस का साइज जो होता है थिकर और शॉर्ट होता है, वहीं इसमें परसेंट एस 100% होता है। अगर हम एफ पी देखें जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसका क्या होगा कि एस से तो इसका साइज बड़ा होगा लेकिन ये भी थिकर ही रहेगा, लेकिन एस से कम थिकर रहेगा। sp2 को देखें तो ये sp से साइज ज़्यादा रहेगा और sp से इसका साइज कम होगा, लेंथ ज़्यादा होगा पर थिकनेस में कम होगा। इसी तरह sp3 का भी साइज बढ़ेगा और थिकनेस कम होगा और p ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा साइज होगा और थिकनेस सबसे कम होगी। और इन सब में ऊपर से नीचे की तरफ समझ लीजिए sp, sp2, sp3 और p तक परसेंटेज डिक्रीज होते आएगा। हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेंट एस जहाँ पर ज़्यादा है, एस रिच है, वो शॉर्ट और थिकर है, और जहाँ पर एस परसेंटेज कम है वो लॉन्ग और थिनर है। अब हम परसेंटेज का बॉन्ड एंगल से अगर रिलेशन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1 कॉन्सेप्ट से पहले ही इसको डिटरमाइन कर लिए हैं। अगर बॉन्ड लेंथ को देखें, क्योंकि हमने देखा कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा उसका क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट होता है मतलब कि आप समझ लीजिए उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी रखता है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर सबको sp2, sp3 सबको अगर हम जोड़ दें किसी पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल से, तो अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर जो खींच के कैसे रखेगा, कौन ज़्यादा रखेगा, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये वन न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, खींचने वाले के ऊपर ही केवल डिपेंड करेगा। अगर बाकी सब समान हो तो यहाँ पर S जो है उससे न्यूक्लियस उसका पास है, उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये शॉर्ट है। तो इसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा अपनी ओर अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, वह क्रमशः P तक घटता जाएगा। S का सबसे ज़्यादा, फिर sp, फिर sp2, sp3, फिर P का। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम देखें तो वही भी जो है परसेंट एस के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये दो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। क्यों? बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाने में ओवरलैपिंग की जरूरत होती है और कोई अकेला ओवरलैपिंग नहीं करता है। और हमको जानकारी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड से अच्छे ओवरलैपिंग करते हैं। अगर अच्छे ओवरलैपिंग करते ही नहीं तो हाइब्रिड बनता ही क्यों? क्यों अपना डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ाता, क्यों अपनी एनर्जी डिक्रीज करता? तो हम जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम अगर देखें और हाइब्रिड और अनहाइब्रिड में बॉन्ड स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करें तो हाइब्रिड का ही ज़्यादा होगा। और हाइब्रिड में भी sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3 का, और उसके बाद जो अनहाइब्रिड है उसमें P का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण P का सबसे अच्छा होगा, फिर S का होगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जितने भी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं विद इन अ सेल है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल विद इन अ सेल है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विद इन अ सेल है, मतलब ये पेरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए और ये जो उनसे बने हुए ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ 1s और sp2 में कंपैरिजन करें तो 1s ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जानते हैं हम P कोई सा भी ले वो सेकेंड सेल से ही स्टार्ट होगा। अगर थर्ड सेल है तो और भी ज़्यादा 1s उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर हम देखें 2s और sp में, जिसमें sp का पेरेंट सेल S2s और 2p है, तो sp ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हम मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल देखेंगे। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जनरली
एक कॉमन चीज समझ लेते हैं, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत टाइप की होती है। अगर एक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वह उसकी एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पर अगर वह किसी हाइब्रिड कार्बन की देखें, जैसे कि sp कार्बन है, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो वह उसके हाइब्रिडाइजेशन के कारण उसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वह उसका मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और एक होता है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह होता है जो जैसे कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन के जुड़ने के कारण इसमें जो इफेक्ट आएगा ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह बिहेवियर शो करने लगेगा। यह उसका क्या कहलाएगा, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि हमको पता है कि परसेंटेज ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन sp2 से, फिर कार्बन sp3 से। लेकिन गौर करने वाली कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर ऑर्डर में जमाया जाए तो इसमें 1 एलिमेंट जंप पाया जाता है। मतलब कि अगर हम देखें कार्बन sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp2 की है, और उससे ज़्यादा कार्बन sp की होनी चाहिए थी, पर इसमें क्या होता है कि इसमें पाया जाने वाला %s ये एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डोमिनेट कर देता है और वे नाइट्रोजन के sp3 से ऊपर चला जाता है। इसी को 1 एलिमेंटल जंप कहते हैं। कार्बन के sp के बाद नाइट्रोजन का sp2 पाया जाएगा, और वैसे ही ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का sp जंप कर जाएगा। ऑक्सीजन के sp3 से ज़्यादा नाइट्रोजन का sp का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन के sp2 का होगा। तो इसका कारण क्या है? ड्यू टू %s एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफिटेड, और ऑक्सीजन के sp2 से ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एसिडिटी और बेसिसिटी में इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एसिडिटी बेसिसिटी, अमोनिया, वाटर और एसिटिलीन। अमोनिया का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वाटर का sp3 और एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो वाटर में H2O है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एसिडिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंपैरिजन करने वाले जो एटम है उनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहे तो एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो H2O का sp3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पर देखने वाला बात यह है कि नाइट्रोजन का sp3 होने के कारण इसके एसिटिलीन का कार्बन sp है, तो 1 एलिमेंटल जंप करके इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ऊपर पहुंच जाएगी, और एसिटिलीन जो है अमोनिया से ज़्यादा एसिटिक होगा। तो सबसे ज़्यादा H2O, फिर एसिटिलीन, फिर अमोनिया। अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में, अगर हम कॉन्जुगेटेड बेंजाइलिक एनायन को देखें और मेथाइल ऑक्साइड को देखें, तो इनमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से देखेंगे तभी सही आंसर आएगा। अगर हम सोचेंगे कि रेजोनेंस लगेगा बेंजाइलिक एनायन में, तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको एलिमेंट में ही देखना पड़ेगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। कार्बन जो sp2 में है उससे ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी कारण उसका एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर एक साइज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो हमको साइज को भी देखना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों और आयोडीन को देखें, तो आयोडीन का जो निगेटिव है उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइजेशन मतलब चार्ज सब जगह स्प्रेड हो जाता है, आराम से फैल जाता है, तो ये चार्ज को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर लेता है। इसी कारण जो मिनरल एसिड होते हैं वो ज़्यादा
एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। हम देखते हैं कि अगर एसिटिक एसिड को देखें तो हम एक हाइड्रोजन निकाल के एनायन बना के उसको हम सोचते हैं कि इसका रेजोनेंस करेगा और एनायन स्टेबल हो जाएगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि क्लोरीन जो है खुद में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका साइज भी बहुत ज़्यादा है और ये मिनरल एसिड बना रहा है, तो ये मोर एसिडिक होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एस फाइल। केमिकल स्पीसीज और ग्रुप को एस फाइल और नॉन एस फाइल में बांटते हैं। एस फाइल मतलब होता है जो एस को पसंद करे, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल मतलब वो जो न्यूक्लियस को पसंद करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, एपिकोफाइल मतलब जो एपिकल पोजीशन को पसंद करता है। उसी प्रकार से एस फाइल मतलब एस सीकर्स या एस लवर्स होता है, परसेंट एस लवर्स। तो एस फाइल्स कौन होंगे? अगर हम लोन पेयर को देखें तो लोन पेयर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है, वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहना चाहता है, वो हाईली परसेंट एस लवर होता है, इसलिए वो एस फाइल होगा। अगर उसे हम कहें कि वो sp में चले जाए, sp2 या sp3 में, तो हमें डिनाई करता है। हमने अमोनिया में ही देखा है कि अगर उसे हम भेजते हैं तो क्या क्या करवाने लगता है, इन्वर्जन और बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट पैदा कर देता है। वह एस फाइल ही है और एस में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन में भी रहता है और लो एनर्जी में भी रहता है। अगर हम मल्टीपल्स बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हम क्वाड्रिपल और क्वांटिपल बॉन्ड को ओएमसी या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे। अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो उसमें सबसे पहला हम जानते हैं कि मेन बॉन्ड कौन सा होता है जिससे बॉन्ड बनना चालू होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो फॉलोड बॉन्ड होते हैं। तो इसका मेन बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर परसेंट एस ज़्यादा होगा सिग्मा बॉन्ड में तो क्या होगा कि उसका साइज कम होगा, और साइज कम होगा तो ओवरलैपिंग साइड वाइज अच्छा होगा, जिससे मल्टीपल बॉन्ड अच्छे से बनेंगे। मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं परसेंट एस के पसंद करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ यहाँ, फॉर बेटर पाई ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड का लेंथ कम होना चाहिए, परसेंट एस इसलिए ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट एस के। अगर हम यूनिवेलेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो क्या होता है कि जैसे F है और CF3 है, NF2 है, NCH3 का ट्वाइस है, O के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सारी यूनिवेलेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर इनको एस ऑर्बिटल के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि एस ऑर्बिटल खुद में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनसे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। इनको क्या चाहिए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये पर एस ऑर्बिटल से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं, तो इनको ये पसंद नहीं आता है। ये क्या चाहते हैं, पी ऑर्बिटल। अगर इन्हें पी ऑर्बिटल मिल जाए तो यहाँ क्या होगा, परसेंट एस कम होने के कारण, या समझ लीजिए यहाँ तो 0 है परसेंट एस, तो यहाँ पर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है, तो ये इजिली इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। कि यूनिवेलेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एस नॉन फाइल्स होते हैं, एस नॉन फाइल्स होते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जुड़ना चाहता है, क्योंकि पी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन जुड़ना चाहता था। अब देखते हैं कि जैसे ही इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है,
तो यहाँ पर डेली हाई हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इस डेली के हाई होने को ही इसमें आयनिक कैरेक्टर का जनरेशन कह सकते हैं, जनरेट होना कह सकते हैं। और अगर कहीं पर ज़्यादा डेली डिफरेंस है, हाई है और आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसलिए आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें SiO का, सिलिकेट्स का, तो SiO में क्या होता है, 50% आयनिक बॉन्ड होता है, 50% कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है और ये सर्वत्र विद्यमान रहता है। हर जगह जहाँ देखें आप, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से लेकर, जो कि ऑर्गेनिक ना हो, जो जैसे कि हम पेड़ पौधे को नहीं, मेटल है, सॉरी स्टोन है, पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान है, कुछ में भी देखें, रेत है, जितना भी निर्जीव है मैक्सिमम इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। लेकिन ऐसे में तो SiF को और ज़्यादा कंपाउंड्स बनाना चाहिए। सिलिकेट्स जो कि 2D 3D स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा SiF को बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा होगा। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होगा, पर एक और चीज़ चाहिए उसके लिए। क्या होता है वो, कैटेनेशन। ऑक्सीजन के पास होता है कि वो कैटेनेशन कर सकता है, पर फ्लोरीन जो यूनिवेलेंट है वो कहीं पर भी कैटेनेशन नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना पाता है, वो SiF बनाकर ही रुक जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, S फाइल लोन पेयर होते हैं, मल्टीपल वैलेंट ग्रुप होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाले, और S नॉन फाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यूनिवेलेंट एटम होते हैं, जैसे फ्लोरीन, NF2, CF3, या फिर ओनली एटम नहीं, ऐसे ग्रुप्स भी, क्योंकि CF3, NF2, OR या NCF3 ट्वाइस, ये सारे ग्रुप्स हैं। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। अगर हमें बॉन्ड एंगल निकालना है, कार्बन से अगर चारों ओर मेथेन जुड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। लेकिन अगर इसके एक हाइड्रोजन को निकाल कर, अगर अमोनिया की बात करें हम, सॉरी एक हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे कार्बन से, अगर अमोनिया की बात करें, तो एक अमोनिया में एक लोन पेयर होता है जो कि S फाइल होता है, परसेंट S को अपनी ओर ज़्यादा रखेगा, या वाइस वर्सा हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऐसे जगह में रहेगा जहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा हो, मतलब कि इसमें परसेंटेज ज़्यादा है तो ये सामने वाले नीचे साइड के एटम को रिपेल करेगा, जिससे ये बॉन्ड एंगल को घटाएगा। इसमें परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब नीचे वाले में जो NH बॉन्ड है उसमें परसेंटेज कम हो जाएगा। और अगर हम CH3F को देखें, F क्या है, S नॉन फाइल है, तो ये क्या करेगा, अपने परसेंट S को दूसरे की ओर रिलीज करवा देगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये जहाँ मौजूद रहता है वहाँ परसेंटेज कम रहता है, या ये वहाँ मौजूद रहता है जहाँ परसेंटेज कम रहता है, या ये वहाँ जुड़ना चाहता है जहाँ परसेंटेज कम रहता है। तो अब ये अपोजिट साइड, कार्बन हाइड्रोजन साइड परसेंटेज को इंक्रीज करेगा, जिससे उनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हमने इंटरमोलिकुलर कंपैरिजन किया, सॉरी इंटरमोलिकुलर कंपैरिजन किया। अगर हम इंट्रामोलिकुलर कंपैरिजन में देखें, अगर कार्बन से 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दोनों फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल जो है कम होगा, क्योंकि दोनों S नॉन फाइल हैं। S नॉन फाइल होने के कारण अपने जो मतलब कि उसका जो परसेंटेज को है वो अपने से ट्रांसफ़र कर देंगे, या अपने जहाँ पर जुड़े हैं उनके बॉन्ड में परसेंटेज कम होगा तो ये दूसरी की ओर ट्रांसफ़र कर देंगे। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो भी एक फ्लोरीन के मौजूद होने के कारण सबसे कम होगा, सॉरी सेकंड नंबर पे आएगा। और कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगी। अगर वहीं पर हम देखें, अगर इन दोनों फ्लोरीन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ा जाए, तो देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि
फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच तो बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाता था, पर क्लोरीन में यह ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर NBPR थ्योरी काम करता है। हम ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल और केवल फ्लोरीन ही एस नॉन फाइल है, न क्लोरीन न उसके नीचे आने वाले कोई भी। तो फ्लोरीन से नीचे आने वाले एस नॉन फाइल प्रॉपर्टीज को नहीं रखते हैं। ये दूसरे थ्योरी NBPR पे वर्क करते हैं, स्टेरिक इफेक्ट पे वर्क करते हैं। इसलिए सेकेंड नंबर पे कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो आएगा, और थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसका बॉन्ड एंगल आएगा। अगर हम इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगर कार्बन हाइड्रोजन 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 और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन जहाँ जुड़ा हुआ है वो परसेंटेज को डिक्रीज करेगा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या करेगा, परसेंटेज को इंक्रीज करेगा, और परसेंटेज इंक्रीज होने से कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। वहीं अगर दो फ्लोरीन जुड़ा होता तो ये और भी परसेंटेज को ज़्यादा कम करता और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को और ज़्यादा शॉर्ट करता, उनमें परसेंटेज बढ़ाकर। क्रमशः ये 3 फ्लोरीन हो तो और भी ऐसा करेगा। अगर हम देखें N2F2 में जो NN बॉन्ड है उनके बीच का जो अगर बॉन्ड लेंथ का अगर हम कंपैरिजन करें N2H4 जिसके NN का बॉन्ड लेंथ से, तो क्या होगा कि इसमें फ्लोरीन पाए जाने के कारण इसमें परसेंट एस को उस NN बॉन्ड लेंथ की ओर ये पहुंचा देगा, जिसमें इससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन N2H4 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ N2F4 से ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार O2F2 की बॉन्ड लेंथ OO की बॉन्ड लेंथ HO2F से और HO2F की बॉन्ड लेंथ H2O2 से ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि फ्लोरीन परसेंटेज अपने से घटाकर दूसरे में बढ़ा देगा और परसेंटेज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। अगर हम देखें C2F6, C2H2 और C2H2F2 की, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करें तो देखने वाली बात यह है कि C2F6 में जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ है, वहीं पर कार्बन कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाया जाएगा, और C2H2 एसिटिलीन में जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है sp पाया जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड है, और C2H2F2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इनके बीच जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें परसेंटेज ज़्यादा होगा और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, फिर sp2 का होगा, फिर sp3 का होगा। तो हमें को ध्यान क्या देना चाहिए, केवल इसमें क्या साइड एटम जुड़ा हुआ है वो तो बात की बात है कि वो क्या इफेक्ट डालेगा, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले देखना पड़ेगा हमको इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होगा और उसमें परसेंटेज कम रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ अपने आप उसमें ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं अगर CH3F और CH3Cl की देखें तो इसमें हमको सबसे पहले एटम ऑफ साइज देखना पड़ेगा, साइज ऑफ एटम, क्योंकि CH3Cl में Cl का साइज बहुत ज़्यादा है तो इसका ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए, एटम का साइज, फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर परसेंटेज। तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है और हमको इसी के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए। मैं इसको दोहरा देता हूँ, साइज ऑफ एटम, फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर परसेंटेज। अगर हम NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल की कंपेरिजन करें, अब हम कंपेरिजन क्या कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की, तो हम जानते हैं कि F जो है अपनी परसेंट S को या तो कम रखेगा या वो जहाँ मौजूद रहता है वहीं कम हो जाता है। इस कारण लोन पेयर की ओर परसेंटेज ज़्यादा रहेगा और लोन पेयर में परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा रिपल करेगा, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि F बॉन्ड में परसेंटेज कम हो जाने के कारण इनका बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो जाएगा। ऐसा ही H2O
और HOF में भी होगा। अगर CF4 में देखें और H2O NH3 और OF2 में देखें तो CF4 तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट होगा, क्योंकि यह आइडेंटिकल शेप रखेगा, क्योंकि ये चारों इसके साइड एटम सेम है, तो ये आपस में रिपल्सन को मेंटेन करके रहेंगे और एक आइडेंटिकल शेप बनाकर स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। लेकिन अगर H2O NH3 और OF2 की ओर देखें तो H2 में लोन पेयर 2 हैं जो परसेंटेज को अपनी ओर ज़्यादा रखेंगे, और ज़्यादा रखेंगे तो रिपल्सन ज़्यादा करेंगे, जिससे OH का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार अमोनिया में एक होने के कारण ये H2 से तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा ही रखेगा, क्योंकि ये कम परसेंटेज अपने पास रख पाएगा और नीचे बॉन्ड में भी परसेंटेज मौजूद रहेगा। लेकिन F का कंपैरिजन करें OF2 का, तो F जो है खुद पे ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो है खुद ही अपना परसेंटेज देना चाहेगा, क्योंकि ये परसेंटेज देगा लोन पेयर की साइड, मतलब लोन पेयर ज़्यादा परसेंटेज रखेगा, वो ज़्यादा रिपल्सन करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं OF बॉन्ड में परसेंटेज कम होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल अपना ही पहले ही कम हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। ओके, थैंक यू। अब अगला कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।